गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बिहार स्टेट बिहार शिक्षक परीक्षा, जो आप लोगों का स्टेट का एग्जाम होने वाली है अगस्त में। ठीक है, तो स्टेट के लिए जो कोई स्टेट का तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। आज हम स्टेट का जितना भी होगा एमसीक्यू टाइप का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पहले बता दे रहे हैं कि स्टेट के लिए एलिजिबिलिटी दो तरह का एग्जाम होता है। एक होता है 9 to 10 के लिए एग्जाम होता है। ठीक है, एक पेपर वन, ये पेपर वन के लिए होता है, और एक 11 और 12 ये जो होता है पेपर टू के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर वन और इसके लिए क्या क्या चाहिए कैटेगरी। आप यदि बीएड किए हुए हैं, बीएड प्लस ग्रेजुएशन इसमें, ठीक है, तो बीएड ग्रेजुएशन और इसमें चाहिए, इसमें भी बीएड प्लस मास्टर या पीजी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए अपना जो सब्जेक्ट है उससे। तो ये इसका कैटेगरी है। तो जो भी आप बीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप स्टेट के लिए एलिजिबल है, आप आराम से उसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, डेट आपको दिख रहा होगा 18 मई 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो आया है वो क्वेश्चन है। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन PYQ बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम का आएगा। तो इसमें से आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं कि पेपर वन, जो पेपर वन लीजिएगा बीएड प्लस ग्रेजुएशन वाला, तो इसमें से पेपर वन जो SST, यदि ST लेते हैं या मैथ लेते हैं या आप साइंस लेते हैं, ठीक है, तो SST मैथ साइंस लेते हैं, इससे आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 100 क्वेश्चन आने वाला है इससे। ठीक है, पेपर वन में। और फिर दूसरा बोलते हैं, इसमें से एक पेपर रहता है जिसमें से शिक्षण और कला शास्त्र, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शिक्षण और कला शास्त्र, इससे आपका रहेगा 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आता है इसमें से, जिसमें से आपका रीजनिंग रह जाएगा, मैथ रह जाएगा, जीके रह जाएगा। इस टाइप का मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब मिला के 20 क्वेश्चन रहेगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। इसलिए यहाँ लिखे टोटल मार्क्स 50। तो 50 मार्क्स का इस पेपर से हम लोग करने वाले, जिसमें शिक्षण, कला शास्त्र और दक्षता, इसमें 30 क्वेश्चन होगा और 20 क्वेश्चन जितना भी होगा, तो टोटल इसमें से 50 क्वेश्चन आपको आएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी आएगी? 50। 50 क्वेश्चन ये रहेगा। आप पेपर वन से आएगा 100 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन रहेगा। आपको 2.5 घंटा का टाइम रहेगा। टाइम आपका 2.5 घंटा का टाइम रहेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह। तो जो भी पेपर वन, फिर इस तरह पेपर टू भी लीजिएगा, तो पेपर टू में भी 100 रहेगा। और ये शिक्षण और कला शास्त्र जो रहेगा, ये मतलब पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए फिक्स है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक मिनट इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। तो पेपर वन, जो भी पेपर वन से एग्जाम दे रहे हैं या पेपर टू का एग्जाम दे रहे हैं, तो इससे आपका 50 क्वेश्चन फिक्स है, जिसमें से हम आपको पर डे 25 क्वेश्चन पहले करवाएंगे। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन शिक्षण कला शास्त्र 30 क्वेश्चन करवा देंगे, और जो 20 क्वेश्चन बचेगा, जो मैथ, फिजिक्स, रीजनिंग जो रहता है, उससे जो 20 क्वेश्चन रहेगा उसको अलग करवा देंगे। मतलब कि पार्ट वन में रहेगा 25 क्वेश्चन, फिर पार्ट टू इसी का आएगा। तो इस तरह सीक्वेंस करके, मतलब एक दिन में हम 25 से 30 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, दूसरा दिन फिर जो इसी का रहेगा 20 क्वेश्चन उसको करवाएंगे। ताकि नहीं तो 25 क्वेश्चन एक दिन करेंगे, दूसरा दिन 25 इसमें, क्योंकि लंबा यदि करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला पार्ट वन। तो बिहार स्टेट का जो भी तैयारी करते हैं, और ये कब का है, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे जो 18 में 2024 में क्वेश्चन आया था उसी का। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आया था 2024 का, उसका तो जितना भी पूछा था शिफ्ट में 18, 19, 20, 21, 2024 जितना भी क्वेश्चन है सबको हम कवर करेंगे। आपको पहला ऑप्शन है जो सीखने की विशेषता नहीं है। तो सीखने की विशेषता नहीं है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन, सीखना व्यवहार का संशोधन है। ऑप्शन नंबर बी, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। सीखना विकास और समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया है। चलिए, आप लोग बताइए उसका सही आंसर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्यों हम लोग बढ़ते हैं, सीखना क्या होता है, हमेशा सकारात्मक होता है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है, ये मतलब कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, आप सीखने के दौरान आप लोग क्या करते हैं, सीखने के दौरान आप लोग गलतियां भी करते हैं। तो आप लोग सीखने के दौरान गलतियां भी करते हैं और सही भी करते हैं। तो गलत सही दोनों करते हैं। इसमें पर बोलता है सकारात्मक, हमेशा पॉजिटिव। तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि आप सीखने के दौरान गलती भी करते हैं। तो ये दोनों मतलब गलतियां मतलब नकारात्मक भाव आपको आता है, नकारात्मक। तो नकारात्मक भाव इसमें उत्पन्न होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसलिए सीखने के दौरान हमेशा नकारात्मक भाव, और सीखने के दौरान हमें इसका अभ्यास का जरूरत होता है, अभ्यास, अनुभव। तो सीखने के दौरान ये सब हमको मिलता है, ज्ञान, ज्ञान का समावेशन। तो ये सब प्रक्रिया हमारे सीखने के दौरान मिलती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। बाकी ये सब सही है। सीखना सतत है,
संशोधन भी होता है, समस्या सुलझाने की प्रक्रिया, ये सब सही है और ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। और एक बता देते हैं, आपका जो एग्जाम होगा 150 मार्क्स का, जिसमें से पेपर 1 में 100 और पेपर 2 जो रहेगा 50 मार्क्स का, इसमें से 9 नेगेटिव मार्क्स है। ठीक है, तो 9 नेगेटिव मार्क्स है। और जनरल जो रहते हैं, जनरल वगैरह को 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, मतलब कि 150 यदि 150 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो उसमें से आपको 70 लाना होगा जनरल के लिए। उसके बाद ओबीसी वगैरह सबका कटेगा। इसके एक सेपरेट वीडियो हम ला देंगे ताकि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, वो सारा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। ठीक है, हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। चलिए, शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है, मार्गदर्शन के लिए करते हैं, तो मार्गदर्शन के लिए करते हैं ऐसा होगा, पहले मार्गदर्शन के लिए करते हैं। चलिए, पहला है समय व्यतीत करने के लिए हेतु, जीवन की गुणवत्ता हेतु, योग्य हेतु और जीवन के समायोजन हेतु। तो बताइए, शिक्षक अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन, यहाँ से खाली है, के लिए करते हैं, तो के लिए क्या करते हैं, तो सही आंसर होगा जीवन का समायोजन। अब जीवन का समायोजन क्या होता है इसके बारे में जान जाते हैं। चलिए, तो इसमें देखते हैं अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति, तो अपरिपक्व व्यक्ति, तो अनुभवी मतलब क्या हो जाएगा, अनुभवी मतलब टीचर। ठीक है, तो अनुभवी सदस्य वाले हो जाएगा आपका टीचर, तो आपका टीचर हो गया। अपरिपक्व व्यक्ति कौन होगा, स्टूडेंट, तो ये याद रखिएगा, टीचर स्टूडेंट। तो मतलब अनुभवी, तो अनुभवी क्या करता, टीचर मतलब क्या करता है, वो हमेशा क्या करता है, मार्गदर्शन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं आपको, मतलब कि गलत मतलब राह से उसको सही दिशा दिखाने का काम करते हैं, तो ये सब टीचर का काम करता है। और अपरिपक्व व्यक्ति स्टूडेंट जो क्या करता है, गलत वे में चला जाता है, अपना मार्गदर्शन से भटक जाता है, तो उनके लिए ज्ञान उनके मतलब कि शिक्षा को बढ़ावा देने का स्टूडेंट का हुआ। तो यहाँ तो बोलता है, क्या बोलता है, तो जीवन का समायोजन, तो बच्चा का कैसा है, मतलब वो अपना अस्तित्व को कैसे आगे बढ़ाएगा, जीवन को कैसे समायोजित करेगा, एक सामाजिक मतलब समाज में कैसे अपना तालमेल बैठाएगा, तो ये सब एक्टिविटी शिक्षक के द्वारा ये करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बताते हैं हम लोग, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार किसके कारण होता है। तो मनोविश्लेषण के सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार किसके कारण होता है, ये बताए। पहला है उसमें सक्रिय अचेतन मन, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति की दामिनी इच्छा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, उसमें सक्रिय अचेतन मन और व्यक्ति की दामिनी इच्छा दोनों, और उपयोग में कोई नहीं। चलिए, तो बताइए आप लोग सही जवाब। तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सिद्धांत कौन दिया था, तो ये नाम भी याद रखिएगा, ये दिया था सिगमंड फ्राइड, तो याद रखिएगा सिगमंड फ्राइड, तो सिगमंड फ्राइड, तो सिगमंड फ्राइड ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का सिद्धांत दिया, जिसमें से बोला है अचेतन मन, तो इसका आंसर सही होगा, अचेतन मन क्या होता है और व्यक्ति की दामिनी इच्छा क्या होती है, ये भी जानना जरूरी है। अचेतन मन क्या होता है, यदि आपके मन में क्या तीव्र प्रकार की इच्छा उत्पन्न होना, ठीक है, इच्छा उत्पन्न होना, भावनाएं आना, भावनाएं किसी विचार के प्रति भावनाएं, उसके प्रति संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है अचेतन मन। तो अचेतन मन में भावना, इच्छा, संकट, ये सब जो आपके मन में आती है, ये इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए, ये हो गया। आप दामिनी इच्छाएं क्या होते हैं, दामिनी इच्छाएं ये होते हैं जहाँ क्या था, व्यक्ति के मन में क्या था, अंशुली इच्छाएं होते हैं। ठीक है, ये भी अंशुली इच्छा है, जो आपका सोल्व नहीं है वो इच्छा है, जैसे भय, आपको मन में भय है, उसके प्रति संघर्ष करना, तो ये सब जो होता है दामिनी इच्छाएं के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या कहते हैं, विचारों व्यवहार को आदि जो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, उनको अलग प्रकार से महसूस नहीं कर पाते अच्छी तरह से, तो ये इसके अंदर दामिनी इच्छाएं। तो इसमें बोला है सिद्धांत विचलित करने का व्यवहार कम करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, भावनात्मक क्षेत्र, इसमें बोलता है डोमेन, भावनात्मक क्षेत्र डोमेन को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है, बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा, स्पिंसन के द्वारा, कैथोल के द्वारा, बेंजामिन एस ब्लूम और कैथोल दोनों के द्वारा। चलिए आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजामिन एस ब्लूम और कैथोल दोनों के द्वारा दिया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये कौन सा किसके लिए दिया, ये शिक्षा के उद्देश्य के लिए दिया था, तो शिक्षा के उद्देश्य में बढ़ावा, शिक्षा के उद्देश्य को विकास करना, तो यही इसके बारे में बताया था। ठीक है, भावनात्मक क्षेत्र में कैसे विकास कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 7, मनोशरीर क्रियात्मक क्षेत्र डोमेन स्पिनर द्वारा विभाजित किया गया था, तो स्पिनर द्वारा विभाजित किया गया था, ये पूछा गया। चलिए, पहला ऑप्शन है 4 समूह में, 6 उपसर्गों में, 5 उपसर्गों में और 7 उपसर्गों में। चलिए बताइए आप लोग। तो इसको कितना 7 उपसर्गों द्वारा विभाजित किया गया, तो इसका सही आंसर होगा 7 उपसर्ग। ये भी कौन दिया, स्पेरमैन, तो वही स्पेरमैन के द्वारा दिया है सिम्पसन, तो स्पेंसन के द्वारा दिया गया है, तो इसे 7 समूह में इसको विभाजित किया। ठीक, तो याद रखिएगा आप लोग। इसमें क्या बताता है, इसमें जैसे बच्चों का जब मोटर स्किल रहता है,
मोटर स्किल। तो बच्चों के जो मोटर स्किल होता है, शारीरिक गतिविधियां, मानसिक गतिविधियां, उनकी जो मनोभावनात्मक होता है, जैसे कि शारीरिक गतिविधियां क्या कहता है, हाथ, पैर, आंख, जो ये होता है, इसमें से मोटर स्किल होता है, 2 प्रकार का स्किल भी आता है, ठीक है। तो उनके बारे में जो डिवाइड है, ये 7 उपसर्गों में वो बांटा था। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको दिया है सामान्यीकरण, निरीक्षण, सत्यापन और उदाहरण दिया हुआ है। तो उपरोक्त को आगमन विधि के अनुसार आपको व्यवस्थित करना। तो आगमन विधि यदि आपको पता है तो आप बना लीजिएगा, और नहीं पता है तो नहीं बना पाइएगा। चलिए कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग शिक्षक मतलब आंसर की ओर देखिए। आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि उदाहरण से लेकर नियम की ओर हम लोग जाते हैं। क्या जानते हैं? उदाहरण से लेकर। तो बच्चों को भी टॉपिक पढ़ाने से पहले क्या करें, उदाहरण देंगे। बच्चों ये जैसे कि कोई टॉपिक स्टार्ट करें तो उससे पहले उदाहरण बताएंगे, ऐसा है, ऐसा है, ये तो उदाहरण। तो आगमन विधि सबसे पहले उदाहरण को देंगे। तो उदाहरण का ऑप्शन नंबर 4, जिसको पता था तो आराम से इसको बना लेते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, ठीक है। और एक होता है निगमन विधि। तो निगमन विधि, ये निगमन विधि होता है जिसमें से हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक कोर्स छोड़कर ईवीएस पढ़ाने की निम्नलिखित विधियां। तो एक को छोड़कर ईवीएस पढ़ाने की विधियां पूछा है। तो ईवीएस पढ़ाने की विधियां क्या हो जाएगा? पहला, सहयोगी शिक्षण कर सकते हैं ईवीएस पढ़ाने के दौरान, निर्देशन पूछताछ कर सकते हैं, व्याख्यान के माध्यम से समझाना और समस्या को सुलझाना। तो ईवीएस पढ़ने के दौरान आप क्या कर सकते हैं, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था। तो हम लोग क्या कहते हैं, व्याख्या के माध्यम से समझाना। तो व्याख्यान के माध्यम से समझाना ये ईवीएस का अंतर्गत में नहीं आता है, ठीक है। ईवीएस के दौरान निम्नलिखित विधियां नहीं है, तो ये व्याख्यान के माध्यम से समझाना ये नहीं आता। बाकी जितना भी है ये सारा इसके अंतर्गत में आता है। सहयोग शिक्षण होता है, निर्देश पूछताछ करते हैं, समस्या को सुलझा सकते हैं। तो ये दौरान जितनी भी है ये सब उसके अंतर्गत में, बाकी वो नहीं आती, ठीक है। तो याद रखिएगा। ईवीएस मतलब क्या होता है? पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण का अध्ययन के बारे में पूछा था। पहला है परिसंपाद, इसमें बोलता है सिंपोजियम एक प्रकार है। तो परिसंपाद सिंपोजियम है, खोज विधि है, व्याख्यान विधि है, चर्चा विधि है, प्रदर्शन विधि है। आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा चर्चा विधि। तो परिसंपाद क्या हो जाएगा? एक प्रकार का चर्चा विधि है। तो ये भी याद रखिएगा, परिसंपाद क्या है? एक प्रकार का चर्चा विधि। तो इसका ऑप्शन में ये सही हो जाएगा, चर्चा विधि, ठीक है। चलिए, चर्चा विधि क्या होता है? जिसमें हम क्या कहते हैं, विस्तृत रूप से कोई टॉपिक है तो उसको विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया से। तो यही होता है परिसंवाद विधि, जो चर्चा विधि होता है। खोज विधि बच्चों को क्या कहता है, उसके अंतर्गत में छोड़ देते हैं ताकि वो बच्चा अपने खोज के द्वारा हो सकता है। व्याख्यान द्वारा लेक्चर देते थे, टीचर आता है बस टॉपिक निकालता है, वो डायरेक्ट लेक्चर देता है, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा उससे कोई मतलब ना, बस अपना लेक्चर देके निकल जाते हैं। प्रदर्शन विधि, यहाँ बोर्ड है, बोर्ड में क्या कहते हैं, आप यहाँ पे लिख लिख के पढ़ा है, या आप एक टीचर है तो आप क्या कर अपने हाथ को कभी इधर कर रहे हैं तो कभी उधर कर रहे हैं, मतलब एक्टिविटी करके, ठीक है, बॉडी को मूवमेंट करके। तो बॉडी को मूवमेंट करना, ये करना, तो प्रदर्शन विधि के अंतर्गत में आता है। तो ये चारों विधि आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की पाठ योजना गहन अन्वेषण के साथ माध्यम जटिलता है? तो गहन योजना का माध्यम जटिलता है, दैनिक पाठ योजना, साप्ताहिक पाठ योजना, अनुक्रम पाठ योजना, मासिक पाठ योजना। चलिए आप लोग बताइए। चलिए, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, तो साप्ताहिक पाठ योजना। तो साप्ताहिक पाठ योजना क्या, गहन अन्वेषण के अंतर्गत में आता है। तो ये भी हम लोग याद रखिएगा। चलिए, तो साप्ताहिक पाठ योजना क्या होता है, इसमें गहन अन्वेषण और मध्यम जटिलता दोनों शामिल होता है। तो गहन अन्वेषण और मध्यम जटिलता दोनों शामिल होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्योंकि इसके अंतर्गत में हम लोग क्या करते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, सुसंगत ढांचा निर्मित करते हैं और समय समय पर उसको क्या कहते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं। तो मूल्यांकन करने का और योजना बनाने का इसी के अंतर्गत में आता है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, ब्लूम के वर्गीकरण करने के पाठ योजना की गतिविधियां क्या है? बनाना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, मूल्यांकन करना। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, हाँ, अनुप्रयोग करना। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनोमी आप पढ़े होंगे, तो ब्लूम टेक्सोनोमी ने ऐसा सिद्धांत दिया था, तो जरूर आप याद रखेगा, ठीक है। टोटल इस तरह का वो सिद्धांत दिया था। नीचे में पहले रहता है नॉलेज, आपको क्या है, ज्ञान का जरूरी होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद फिर क्या है, आपको समझ जरूरी होता है। तो ये सब ब्लूम टेक्सोनोमी याद रखिएगा। समझ के बाद क्या था, जब समझ आपको विकसित हो जाएगा तो समझ भी नहीं, उसका आप प्रयोग कर पाइएगा। तो अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग करना सीख जाइएगा। अनुप्रयोग के बाद फिर क्या होता है, आप विश्लेषण करना सीख जाइएगा। तो विश्लेषण, ये पॉइंट याद रखिए, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद आप फिर क्या कहते हैं, सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब होता है विभिन्न घटनाओं को मिलाकर एक नई संरचना बनाना।
तो इसको बोलते हैं सिंथेसिस। तो सिंथेसिस, तो सिंथेसिस कर सकते हैं। और लास्ट जो होता है ये होता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, तो इसको बोलता है मूल्यांकन। तो टोटल इतना सिद्धांत दिया, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ब्लूम टैक्सोनॉमी में इतना सिद्धांत दिया था, तो याद रखिएगा। ज्ञान, आपको ज्ञान क्या होता है? ज्ञान मतलब जानकारी इकट्ठा करना, मतलब कि जानकारी याद करना, पुनः प्रस्तुत करना, समझ आ जाएगा। जानकारी को समझने के दौरान आप क्या कहते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। फिर व्याख्या होने के दौरान प्राप्त जो आपके पास डाटा आता है उसको क्या कहते हैं? अब उसको प्रयोग करते हैं। अब जब प्रयोग लाते हैं तो उसके द्वारा क्या था? आप विश्लेषण करते हैं, आप लोग सोच विचार ये सब करने की प्रक्रिया आती है। तो ये सारा इसके अंतर्गत में आता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत में। क्वेश्चन नंबर है, शिक्षण कौशल प्राप्त करने की विधि, पूछताछ आधारित, खोज आधारित, टीम या सूक्ष्म है? चलिए बताइए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या था? सूक्ष्म शिक्षण। तो शिक्षण कौशल प्राप्त करने की विधि सूक्ष्म शिक्षण है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखें। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग होता है, जिसमें क्या होता है? शिक्षक छोटे छोटे शिक्षक सत्रों के माध्यम से अपनी तकनीक, अभ्यास और जो भी प्रक्रिया उसको सुधारने का प्रयोग करता है, तो सुधारने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें बोलता है टीम शिक्षण कौन सा लाभ नहीं है? तो लाभ नहीं है पूछा, ठीक है। संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, बेहतर योजना बनाना, शिक्षण तकनीक का बेहतर उपयोग करना और शिक्षण का बेहतर लाभ। चलिए बताइए। तो टीम शिक्षण में क्या नहीं है पूछा? तो क्या है? शिक्षक का बेहतर वित्तीय लाभ, यह वित्तीय लाभ नहीं करता है, ठीक है। टीचर क्या है? बेहतर के लिए वित्तीय लाभ नहीं करता, बाबा के संसाधन का उपयोग करना सिखाता है, बेहतर योजना बनाना सिखाता है और शिक्षण तकनीक का बेहतर से बेहतर उपयोग करना। तो ये लाभ के लिए नहीं काम करता, तो शिक्षक बेहतर लाभ के लिए है, वो एजुकेशन नहीं देता। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बोलता है शिक्षण योजना बनाते समय शिक्षक अपनी शस्त्र तैयार करते हैं। तो बनाते समय शस्त्र तैयार करते हैं। पहला है 1 by 1, इसमें बोला जाता है 1 by 1, ठीक है। इंग्लिश में 1 by मैनी, मैनी 1 by मैनी, और फिर 1 by मैनी और मैनी by मैनी, तो मैनी by मैनी। चलिए आप बताइए कौन सा सही होगा इसका? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 by 1। तो शिक्षा योजना बनाते समय के शिक्षा तैयार करने का क्या करते हैं? वो 1 by 1 रहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है एक ही शस्त्र पर ध्यान केंद्रित करना और उसे तैयार करना। तो एक ही शस्त्र पर ध्यान केंद्रित करना और उसको तैयार करना, ठीक है। और यह व्यवस्थित केंद्रीय व्यवस्थित व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 14 शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन सा संभावित कारक शिक्षण सुविधा और सीखने का माहौल से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है, जो संबंधित नहीं है। पहला है उपयोग के लिए पाठ्य पुस्तक पठन सामग्री का अनुबंधता। ऑप्शन में उच्च योग शिक्षक की कमी, इंटरलेक्टिव प्रक्रियाओं में सक्रिय कदम और स्मार्ट क्लास की उपलब्धता। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए अच्छा से कि संभावित कारक शिक्षण सुविधाओं को माहौल से संबंधित नहीं पूछा है। तो नहीं पूछा, जब भी नहीं बोलेगा तो नेगेटिव बात देखे। तो यू क्या बोला? उच्च योग शिक्षक की कमी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। उच्च योग शिक्षक की कमी, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें बोलता है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य है। तो इसका प्रशासन और प्रबंधन कार्य अनुदेशात्मक कार्य, कोई भी अनुदेशात्मक कार्य नहीं, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई भी अनुदेशात्मक कार्य नहीं, ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं बोलता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित है। आपका ये जो है ना, आपका सीटेट से बहुत अलग पूछा है। आप ध्यान दीजिएगा, यदि सीटेट का पेपर जो दिए हैं आपको पता होगा, और स्टेट का पेपर ये थोड़ा सा इसका जो रहता है, ये शिक्षण शास्त्र कला शास्त्र वगैरह जो आता है, तो ये वाला थोड़ा सा पेपर आपको लेबर रहेगा। हाँ, पर आपका पेपर 1 या पेपर 2 जिसमें से 100 मार्क्स का रहता है वो पेपर आपको आसान रहेगा, ठीक है। तो इसमें से 100 और इसमें से यदि 30 नंबर भी ला रहे तो 50 में 30 नंबर ला लीजिए, और उधर 100 में यदि 50 नंबर लाते हैं तो 80 मतलब टारगेट मान के चलिए, 80 जो जनरल है आराम से इसको कर लीजिएगा, पास हो जाइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर आप बीपीएससी 4.0 जो है, तो आप 4.0 वाला जो है उसके लिए फिर एलिजिबल हो पाइएगा। चलिए तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। उस विकास में चरण जो बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। एक संदर्भ में जिसमें बच्चा सहयोग सही विकास के कार्य में स्वयं कर सकता है। ऑप्शन डी बोलता है उससे सीखने बिंदु और जब वापस लिया जा सकता है। चलिए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या निकटवर्ती विकास क्षेत्र? निकटवर्ती विकास क्षेत्र रहता है एक संदर्भ जिसमें बच्चा सहयोग का सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। आप निकटवर्ती विकास क्षेत्र क्या होता है ये जानते हैं, ये ठीक है। देखिए निकटवर्ती विकास क्षेत्र क्या होता है, इसके अंतर्गत में एक ऐसा रहता है, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे वाला क्षेत्र जो होता है
बच्चा मान लो यहाँ सीख रहा है, सीखने के दौरान यहाँ गलतियां कर रहे हैं, गलती करने के दौरान उसको क्या कहता है, एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होता है। तो यहाँ से कोई टीचर के माध्यम से उसको क्या कहता है, हेल्प कर दिया जाता है, ताकि वो अपना विकास को आगे की ओर बढ़ा सका। जब उसको हेल्प मिल जाता है तो वो क्या कहता है, विकास को आगे की ओर बढ़ाने लगता है। तो इसी को बोलता है एक तरह जिसमें सहयोग के सही विकास स्तर के लिए कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। ठीक है, बस उसको क्या कहते, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए और ये वो काम कर सकता है। ठीक है, तो ये भी है। चलिए कौन दिया था ये वाला सिद्धांत, लेव वाइगस्की ने दिया था, तो याद रखिएगा आप लोग। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अधिकार सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है, 6 से 18 वर्ष के लिए, 3 से 18 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए और 6 से 22 वर्ष के लिए। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 2009 आप लोग पढ़े होंगे, सही है। तो क्या करता है वो, 6 से लेकर 18 वर्षों के लिए क्या कहता है, अधिकार को सुनिश्चित करता है, शिक्षा का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। लेव वाइस्की ने और भी सिद्धांत दिया था, लेव वाइस्की जैसे एमको का दिया था, एमको सिद्धांत, जिसमें से मोर नॉलेजेबल डेवलपमेंट, बच्चों को सिद्धांत के दौरान उससे अधिक जानकार वाला होना चाहिए। इसके बाद दिया था स्कार्फ फोल्डिंग दिया था, स्कार्फ फोल्डिंग दिया था। ठीक है, स्कार्फ फोल्डिंग मतलब सहायता करने का। तो ये सब सिद्धांत मतलब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इसमें बोलता है परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षण के लिए आवश्यक है। पहला है छात्रों को सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, साप्ताहिक पाठ्य योजना तैयार करने के लिए, डेटा एकत्र करने के लिए और छात्र के तकनीकी दक्षता प्राप्त करने का मार्गदर्शन के लिए। चलिए बताइए आप लोग सही जवाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साप्ताहिक पाठ्य योजना तैयार करने के लिए। तो परामर्श कौशल ज्ञान कौशल, ठीक है। तो साप्ताहिक मतलब कि जो होता है ना, व्यक्ति की समस्याओं जरूरत को समझना, उनके मार्गदर्शन देना और उनकी समझ जितनी भी भलाई द्वारा होता है बच्चों के, उनको द्वारा ये जो प्रक्रिया होता है इसी के अंतर्गत में आता है। ठीक है, इसमें बच्चों का कौशल का नाम, इसमें भावनात्मक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य को भी देखा जाता है और उनको मार्गदर्शन देने का काम किया जाता है टीचर के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक की सफलता के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। यह वह भूमिका है जो शिक्षक की खोज करने के लिए अनुमति देती है। तो बताना है सफलता के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण भी है और यह भूमिका जो शिक्षक की खोज अनुमति देते हैं। सामाजिक स्थिति, उनके काम का मूल्यांकन, माता पिता की अपेक्षा या परिवार का मूल्य। चलिए तो सही आंसर हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी, उसका काम का मूल्य। तो इसका हो जाएगा अनुमति देता है उसका काम को। तो टीचर के द्वारा क्या होता है मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या कहता है, मूल्यांकन होता है बच्चों की, जब क्या होता है जब क्लासरूम में वह सीख जाता है तो वह क्या सीखता है, सीखने के दौरान आप उससे बच्चों से प्रश्न कीजिए, अब प्रश्न करने के दौरान बच्चा कितना तक सीखता है उसका क्या करना, मूल्यांकन करना। तो उसी को बोलता है मूल्यांकन, एवल्यूएशन। ठीक है, कितना प्रभावी ढंग से बच्चा सीख रहा है, उनमें क्या क्या गलतियां कर रही है, तो ये सब एक्टिविटी मूल्यांकन के अंतर्गत में आ जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विद्यार्थी वर्ग में ध्यान तब तक नहीं देंगे जब तक, तो विद्यार्थी क्लास में ध्यान नहीं देंगे तब तक, कब तक नहीं देंगे, जब तक। अब बोला है, पहला बोला है राइटिंग बोर्ड का उपयोग नहीं हो सकता तब तक, विद्यार्थी के मन में जिज्ञासा विकसित नहीं हो तब तक, छात्रों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तब तक, और कक्षा में अनुशासन बना रहेगा तब तक। चलिए बताइए आप लोग सही आंसर, ये तो आसान क्वेश्चन है। तो क्या करेगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, विद्यार्थियों के मन में जब तक जिज्ञासा विकसित नहीं होगा। मान लो आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक ले, जैसे कि आप मान ले जैसे कि जंगल बुक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जंगल बुक पढ़ा रहे हैं, तो जंगल बुक जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चा के जंगल बुक के प्रति, इसमें कहानी है, तो इस कहानी के प्रति बच्चों में जब माइंड में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी बच्चों के माइंड में, तो माइंड में जब जब जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगी तो बच्चों कैसे उसको सीख ही नहीं पाएगा, उसको ध्यान ही नहीं दे पाएगा। तो इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार के परीक्षण आइटम अत्यधिक संचरित है, तो बोलता है अत्यधिक संचरित है, मौखिक परीक्षण, दिव्यांग प्रकार का परीक्षण, वास्तविक प्रकार का परीक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौखिक परीक्षण। मौखिक परीक्षण क्या था, आइटम अत्यधिक संचरित होते हैं, तो मौखिक परीक्षण जो होता है बहुत से ज्यादा से। मौखिक में क्या होता है, बच्चों क्या कहता है, आप मौखिक रूप से आप वास्तविक प्रकार पूछ सकते हैं, वास्तविक मतलब एमसीक्यू का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बहुविकल्प क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुविकल्प प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब आप सत्य असत्य वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सत्य या असत्य। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बच्चों से कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन सही गलत, आप रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थान, तो ये सब वाला जो होता है आप परीक्षा का अत्यधिक संरचित करते हैं, तो मौखिक परीक्षण में ये सब आप बच्चों के लिए कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोला है
निरंतर और व्यापक मूल्यांकन द्वारा शुरू किया गया था। तो निरंतर, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, CCE और व्यापक मूल्यांकन पूछा गया है। तो इसमें पहला है NCERT के द्वारा, CBSE के द्वारा, NCERT या SCERT के द्वारा। तो ये तो आसानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? NCERT। तो ये दिया था निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का सिद्धांत दिया था NCERT, ठीक है। तो बच्चों में क्या कहता है? बच्चों को अधिक प्रभावी, समृद्ध बनाना और उनका मूल्यांकन करके उनके माध्यम से विकास करना। अब बच्चों को क्या कहता है? इस प्रणाली के द्वारा स्कूल में लागू किए गए जितने भी ये होता है NCERT बुक होता है, उस माध्यम से सतत मूल्यांकन विकास करना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? MCQ। तो MCQ अभी जस्ट बता दिए, इसको फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। MCQ होता है ना, आप जानते भी MCQ क्वेश्चन बना रहे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मैं क्या था, गलत विकल्प पूछा गया, प्रतिक्रिया, उत्तर, विचलित करने वाला डिक्ट और उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो गलत। तो MCQ जब भी होता है तो उसमें विचलित करने वाला का मतलब डिस्ट्रैक्टर, ये नहीं होता है। MCQ में देख ले विचलित का, MCQ में क्या था, इसमें क्या था, बच्चों को दे देते 4 ऑप्शन, जिसमें से वो क्या कहता है आराम से सही गलत, उसका बच्चा का ध्यान नहीं भटकता। 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से अपना वो ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसको सही कर लेता है, इसलिए MCQ टाइप क्वेश्चन को करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पाठ्य चर्चा कितने मूलभूत घटक होते हैं? तो पाठ्य चर्चा मतलब किसको बोलता है? कैरिकुलम। कैरिकुलम, तो कैरिकुलम में मूलभूत घटक 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं। चलिए तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो कैरिकुलम के 4 घटक होते हैं, तो याद रखिएगा 4 घटक होते हैं। 4 घटक कौन कौन होते हैं ये भी जानिए। पहला हो जाता है उद्देश्य, उद्देश्य होते हैं। दूसरा था सामग्री, इंग्लिश में भी बोलते हैं उद्देश्य को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? सामग्री, सामग्री में क्या हो जाएगा? सामग्री का इंग्लिश में बोलता है कॉन्सेप्ट। तो मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, कंटेक्ट। तो कंटेंट, कंटेंट आपके पास कितना है? तो सामग्री मतलब बच्चा को चयन करने का बच गया। फिर तरह शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, ठीक है, टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड क्या है, ठीक है। और लास्ट में हो जाता है आपका मूल्यांकन, तो मूल्यांकन। तो ये सब जो होता है 4 माध्यम है पाठ्यक्रम के, तो ये आप लोग याद रखिएगा किस प्रकार से आप टीचिंग माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मूल्यांकन मतलब क्लासरूम के बाद या पहले भी मूल्यांकन कर सकते हैं। ये सब आता है। आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। पाठ्य चर्चा वह मॉडल है जो प्रारंभिक स्तर से ऊपर नहीं जा सकता। तो पाठ्य चर्चा जो प्रारंभिक स्तर से ऊपर नहीं जा सकता, विषय पाठ्य चर्चा, गतिविधि पाठ्य चर्चा, कोर पाठ्य चर्चा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? गतिविधि पाठ्य चर्चा जो क्या कहता है, मॉडल प्रारंभिक स्तर से ऊपर नहीं जा सकता। तो गतिविधि पाठ्य चर्चा इसमें ऊपर नहीं जाता, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चों का शिक्षा का स्तर को बढ़ाना। पाठ्य चर्चा को अधिक जटिल और सैद्धांतिक भी होती है, तो इसमें मॉडल सीमित हो सकता है, तो इसलिए इसको प्रारंभिक चरण से, प्रारंभिक मतलब 1 to 5 के इससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो गतिविधि पाठ्य चर्चा आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग जो आता है इसका पार्ट 2 जो आएगा, आपको बता दे रहे हैं, पार्ट 2 हम लोग करेंगे 25 से लेके 50 क्वेश्चन, क्योंकि इससे आपको 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम के लिए बहुत हो गया, जिसमें से हम लोग रीजनिंग भी करेंगे, मैथ भी करेंगे, और जो जो क्वेश्चन बचता है जीके का वो सब भी करेंगे। तो पार्ट 2 में इसके लिए तो चैनल को आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बिहार स्टेट का हम कंप्लीट आपका सिलेबस करवा देंगे, ठीक है। और जो जानकर जेटेट का भी तैयारी करते हैं तो उसका भी वीडियो चल रहा है, तो उसको लिए भी आप आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है।